मैं आपसे शादी नहीं करनी, क्यों जिद कर रहे हो? मुझे भी आपके जैसा गंदा डैडी नहीं चाहिए। ये लड़की उससे जुबान लड़ाएगी जो तेरी कैंची की तरह जुबान चल रही है ना, काट के फेंक दूंगा। टच भी मत करना मुझे। आज की इस क्लास में हम पॉलिटी राज्य व्यवस्था के जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करेंगे। इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती? लोगों का संघर्ष से, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण से, उपनिवेशवाद का अंत, लोगों की स्वतंत्रता की चाह। विदेशी शासन द्वारा आक्रमण से। आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? राजशाही शासन की वह पद्धतियाँ जो अब समाप्त हुई हैं। आज पहले की किसी दौर से ज़्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? चीले, सैनिक तानाशाही की समाप्ति। चीले, राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। नेपाल, एक दल के शासन का अंत। पोलैंड, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी। घाना, सैनिक तानाशाही की समाप्ति चीले ने किया। राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। नेपाल में एक दल के शासन का अंत। पोलैंड ने किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी। घाना ने दिलाया। गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देश बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। गैर लोकतांत्रिक देशों में लोग आज़ादी से अपने नेता नहीं चुन सकते। वे शासन कर रहे लोगों की अनुमति के बिना राजनैतिक दलों का गठन नहीं कर सकते। वे वास्तविक आज़ादी का आनंद नहीं उठा पाते। कुछ चरम मामलों में प्राधिकारियों का विरोध करने वाले लोगों को सताया जाता है और मार दिया जाता है। चीले में 1973 का सैनिक तख्तापलट तथा पोलैंड की कम्युनिस्ट सरकार जिसे 1990 तक शासन किया दमनकारी गैर लोकतांत्रिक शासन के उदाहरण हैं। जब लोकतंत्र किसी सेना द्वारा उखाड़ फेंका जाता है तो कौन सी आज़ादी सामान्यतः छीन जाती है? जब लोकतंत्र किसी सेना द्वारा उखाड़ फेंका जाता है तो लोगों से उनका नेता चुनने की आज़ादी छीन जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकार की उन नीतियों के विरुद्ध रोष प्रकट करने की आज़ादी की अनुमति नहीं मिलती जिन्हें वे नापसंद करते हैं, अर्थात न अभिव्यक्ति की आज़ादी, न अपने व्यापार संगठन बनाने की आज़ादी और न ही निष्पक्ष चुनाव का अधिकार। उदाहरणतः सन 1973 में चीले में जनरल आगस्तो पिनोशे द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया गया, जबकि पोलैंड में सन 1989 से पूर्व जनरल जारुजेल्स्की के नेतृत्व में गैर लोकतांत्रिक सरकार थी। दोनों ही मामलों में लोगों को ऊपर वर्णित आज़ादी नहीं थी। वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र बढ़ाने में इनमें से किन बातों से मदद मिलेगी? प्रत्येक मामले में अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। मेरा देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ज़्यादा पैसे देता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार हो और मुझे ज़्यादा अधिकार मिले।
मेरा देश छोटा या गरीब हो सकता है, लेकिन मेरी आवाज़ को समान आदर के साथ सुना जाना चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का मेरे देश पर भी असर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमीर देशों की ज़्यादा चलनी चाहिए। गरीब देशों की संख्या ज़्यादा है। सिर्फ इसके चलते अमीर देश अपने हितों का नुकसान नहीं होने दे सकते। भारत जैसे बड़े देशों की आवाज़ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा वजन होना ही चाहिए। इसका वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश और इसके नागरिकों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, चाहे वह देश अमीर हो अथवा गरीब। यह समानता एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा देगा। यदि ऐसा वैश्विक स्तर पर किया जाता है तो यह अवश्य ही वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में मदद करेगा। यह वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में योगदान नहीं देगा, क्योंकि अमीर एवं गरीब देशों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सामाजिक आर्थिक समानता लाने में मददगार नहीं होगा, जो कि लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। वैश्विक स्तर पर सभी देशों, चाहे वे अमीर हो या गरीब, बराबरी का स्थान मिलना चाहिए। यह भी वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र में कोई योगदान देगा, क्योंकि किसी देश का आकार अथवा भौगोलिक क्षेत्रफल उसकी अन्य देशों से श्रेष्ठता की कसौटी नहीं होनी चाहिए। नेपाल के संकट पर हुई एक टीवी चर्चा में व्यक्त किए गए 3 विचार कुछ इस प्रकार के थे। इनमें से आप किसे सही मानते हैं और क्यों? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए राजशाही के खिलाफ और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले नेपाली लोगों के समर्थन में भारत सरकार को ज़्यादा दखल देना चाहिए। वक्ता: यह एक खतरनाक तर्क है। हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां इराक के मामले में अमेरिका पहुंचा है। किसी भी बाहरी शक्ति के सहारे लोकतंत्र नहीं आ सकता। वक्ता: लेकिन हमें किसी देश के आंतरिक मामलों की चिंता ही क्यों करनी चाहिए? हमें वहां अपने व्यावसायिक हितों की चिंता करनी चाहिए, लोकतंत्र की नहीं। उत्तर: वक्ता 2 के मत से आसानी से सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि किसी देश में उस देश के नागरिक ही लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। प्रश्न 9। एक काल्पनिक देश आनंद लोक में लोग विदेशी शासन को समाप्त करने पुराने राज परिवार को सत्ता सौंपते हैं। वे कहते हैं, आखिर जब विदेशियों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू किया तब इन्हीं के पूर्वज हमारे राजा थे। यह अच्छा है कि हमारा एक मजबूत शासक है जो हमें अमीर और ताकतवर बनने में मदद कर सकता है। जब किसी ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात की तो वहाँ के सयाने लोगों ने कहा कि यह तो एक विदेशी विचार है। हमारी लड़ाई विदेशियों और उनके विचारों को देश से खदेड़ने की थी। जब किसी ने मीडिया की आज़ादी की मांग की तो बड़े बुजुर्गों ने कहा कि शासन की ज़्यादा आलोचना करने से नुकसान होगा और इससे अपने जीवन स्तर को सुधारने में कोई मदद नहीं मिलेगी। आखिर महाराज दयावान हैं और अपनी पूरी प्रजा के कल्याण में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। उनके लिए मुश्किलें क्यों पैदा की जाएं? क्या हम सभी खुशहाल नहीं होना चाहते? उपरोक्त उद्धरण को पढ़ने के बाद चमन, चंपा और चंदू ने कुछ इस तरह के निष्कर्ष निकाले। आनंद लोक एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि लोगों ने विदेशी शासकों को उखाड़ फेंका और राजा का शासन बहाल किया। चंपा: आनंद लोक लोकतांत्रिक देश नहीं है, क्योंकि लोग अपने शासन की आलोचना नहीं कर सकते। राजा अच्छा हो सकता है और आर्थिक समृद्धि भी ला सकता है, लेकिन राजा लोकतांत्रिक शासन नहीं ला सकता। चंदू: लोगों को खुशहाली चाहिए, इसलिए वे अपने शासक को अपनी तरफ से फैसले लेने देना चाहते हैं। अगर लोग खुश हैं तो वही का शासन लोकतांत्रिक है। इन तीनों कथनों के बारे में आपकी क्या राय है? इस देश में सरकार के स्वरूप के बारे में आपकी क्या राय है?
उत्तर चमन का कथन गलत है क्योंकि किसी विदेशी ताकत को उखाड़ फेंकना मात्र स्वतंत्रता प्राप्त करना है। चंपा का कथन सही है। लोकतंत्र प्रजा का शासन है। प्रजा को अपने शासक से सवाल करने का अधिकार होना ही चाहिए। चंदू का कथन गलत है। लोगों की खुशी मात्र ही लोकतंत्र की घटक नहीं है। लोग राजा के साथ खुश हो सकते हैं किंतु वह कोई चुना गया प्रतिनिधि नहीं है और इसलिए वह लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। प्रश्न 1, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। देश का जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। अलोकतांत्रिक देश का एक ही पार्टी बीते वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। पक्का नहीं है। देश का पिछले 3 चुनावों में शासक दल के पराजय का मुंह देखना पड़ा। लोकतांत्रिक देश का यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। अलोकतांत्रिक यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। अलोकतांत्रिक देश संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकते। ये अलोकतांत्रिक है। देश संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकते। लोकतांत्रिक देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। देश के अधिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं। इसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। अलोकतांत्रिक इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है क्योंकि भारत जैसे कुछ लोकतांत्रिक देश अब भी आर्थिक रूप से विकसित हो रहे हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात जैसे राजतंत्र वाले देश आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। प्रश्न 4, इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीज़ों को अलग अलग करके लिखें। एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठनों द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ की गई थी। संसद में औरतों को प्रतिनिधित्व कभी भी 1% तक नहीं पहुंचा है। इसी कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। उत्तर लोकतांत्रिक चीज संसद को कुछ कानून पास करने होंगे। अलोकतांत्रिक चीज विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। लोकतांत्रिक चीज चुनाव आयोग ने किसी चुनाव क्षेत्र में दोबारा मतदान का आदेश दिया। अलोकतांत्रिक चीज बड़े पैमाने पर
मतदान में गड़बड़ी हुई थी। लोकतांत्रिक चीज। इसी के कारण महिला संगठनों ने 1/3 आरक्षण की मांग की है। अलोकतांत्रिक चीज। संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% तक नहीं पहुंचा है। प्रश्न 5। लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकती हैं। सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। यह कहने के लिए तर्कसंगत नहीं है कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। यह इसलिए है कि किसी तर्क को मानने और उस पर आचरण करने व अकाल को दूर करने में परस्पर कोई संबंध नहीं है। प्रश्न 6। किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? या सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना। अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना। सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, ये गलत है। यह एक अलोकतांत्रिक तरीका है। प्रश्न 7। लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तक का जवाब दीजिए। सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। बहुमत के शासन का मतलब है मूर्ख और अशिक्षित का राज हमें होशियारों की ज़रूरत है। मूर्ख और अशिक्षितों का राज हमें तो होशियारों की ज़रूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों न हो। अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की ज़रूरत होती है तो उन्हीं को राजनैतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। उत्तर का सेना देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु यह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं है, इसलिए यह एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं कर सकती। बेशक सेना सबसे अधिक अनुशासित एवं भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, तथापि कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि सेना तानाशाह नहीं बनेगी। ऐसे शासन के अधीन नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। उदाहरण के लिए जनरल आगस्तो पिनोशे के शासन के अधीन चिले की जनता को कष्ट भोगने पड़े। सभी लोग कुछ सीमा तक समझदार हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सिद्धांत के अनुसार हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मतदान का अधिकार है। समाज के कुछ वर्गों की अनदेखी करना अनुचित होगा। तीसरा कथन खतरनाक है। राजनीति में धर्म को शामिल करने से गंभीर विवाद पैदा हो सकते हैं, क्योंकि भारत जैसे कई धर्मों के देश में अपनी विचारधाराओं में पारस्परिक मतभेदों के कारण धर्म गुरु विनाश का कारण बन सकते हैं। विश्व इतिहास में अभी तक किसी भी धार्मिक राजनेता द्वारा चलाई जा रही सरकार सफल सिद्ध नहीं हुई है। धर्म को किसी भी देश के राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं, क्यों?
बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहाँ माँ बाप तय कर देते हैं। छात्र से शिक्षक, कक्षा में सवाल पूछकर ध्यान मत बटाओ। अधिकारियों से कर्मचारी, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। उत्तर क, पहला कथन अलोकतांत्रिक है क्योंकि लड़की को उसकी अपनी शादी के बारे में राय व्यक्त करने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। यह कथन लोकतंत्र सापेक्ष नहीं है क्योंकि बेटी को अन्य लोगों द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उस लड़की को ही अपने पति के साथ पूरा जीवन गुजारना है, इसलिए अपना पति चुनने के लिए उसे पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। दूसरा कथन अलोकतांत्रिक है क्योंकि छात्र को प्रश्न पूछकर अपना संशय दूर करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह अलोकतांत्रिक नहीं होगी यदि कोई छात्र अपने अध्यापक से प्रश्न करे। सबसे अच्छी चीज़ जो एक अध्यापक कर सकता है वह यह है कि वह छात्रों से कहे कि कक्षा समाप्त होने के उपरांत बच्चे प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं, किंतु उसे छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। तीसरा कथन लोकतांत्रिक है क्योंकि यह ऐसे नियम या कानून की मांग करता है जो कर्मचारियों के लिए लाभप्रद हो। कर्मचारी सदैव ही कानून मानकों के अनुसार अपने अधिकारी से किसी चीज़ का अनुरोध या मांग कर सकते हैं, अतः यह कथन लोकतांत्रिक मूल्यों के सापेक्ष है। प्रश्न 9, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतांत्रिक कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताएं। देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। देश के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ऋण के साथ यह एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चे में कमी करेगी। लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। देश के रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है। उत्तर का, ऐसा देश लोकतांत्रिक है क्योंकि देश के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है और नियमित रूप से चुनाव कराए जाते हैं। हाँ, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा में बढ़ोतरी करता है। एक लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च में कमी करना लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, इसलिए ऐसे देश को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च में कमी के लिए सहमत नहीं होगा। राष्ट्रभाषा एक भाषा हो सकती है क्योंकि ऐसी चीज़ व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय एकता लाती है, किंतु अन्य भाषाओं को भी उनके संबंधित क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरा विचार है कि यह देश अलोकतांत्रिक नहीं है। प्रश्न 10, अमेरिका के बारे में 24 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई। इन समूहों की सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थीं। सन 24 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $9 थी, जबकि गोर परिवार की आमदनी $162। औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज़्यादा संपत्ति थी। राष्ट्रपति चुनाव में $75 से ज़्यादा आमदनी वाले परिवार के प्रत्येक एक में से 9 लोगों ने वोट डाले थे।
सही लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 2% में आते हैं। दूसरी ओर $15 से कम आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचले 2% हिस्से में आते हैं। राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवारों से ही आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना दिया जाना चाहिए। राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। उत्तर: इसमें कोई विवाद नहीं है कि गरीबी का लोकतंत्र पर सीधा एवं गहरा प्रभाव पड़ता है। एक अश्वेत परिवार किसी श्वेत परिवार के मुकाबले बहुत कम कमाता है, इसलिए उनकी कमाई में असमानता उनके मतदान पैटर्न में साफ झलकती थी। राष्ट्रपति के चुनाव में $75,000 या इससे अधिक की आय वाले 10 में से 9 लोगों ने मतदान किया था, जबकि $15,000 से कम आय वाले 10 में से 5 लोगों ने मतदान किया था। इतना ही नहीं, उनके आय में अंतर ने सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करने की योग्यता भी निर्धारित करता है, क्योंकि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे का 95% अमीर लोगों से आता है। इसलिए वे राजनीतिक दलों के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अधिकतर कम आय वाले नागरिकों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में थे। क्योंकि गरीब लोग राजनीति में कम भाग लेते हैं, इसलिए सरकार इनकी ओर एवं इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निवास की समस्या तथा भूखमरी की ओर कम ध्यान देती है। विभिन्न राजनेताओं द्वारा निर्मित सरकार व्यापार या समाज के अमीर वर्ग के बारे में चिंतित रहती है। अमेरिका की तरह भारत में भी विभिन्न राजनीतिक दल अमीर लोगों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देते हैं, जो कि उनको दिए जाने वाले चंदे की राशि का अधिकतर भाग उन्हीं से आता है। अब हम शेष अध्यायों की प्रश्नावली को अगली क्लास में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।